माइग्रेशन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड हमेशा से ज़्यादा रहा है। और उसकी पीछे बुनियादी वजह भी यही है कि रूरल सेटिंग के अंदर वो बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना, जिसकी वजह से लोग अर्बन सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें सर्दियों की बात कर लें तो आप देखें कि प्रोडक्शन तो नो डाउट एग्रीकल्चर में तो यहाँ जीवी में कुछ होता ही नहीं है, और 100% डिपेंडेंसी होती है डाउन कंट्री से आए हुए तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर। और ओवरऑल ट्रेंड भी अगर आप देख लें पूरे जीवी के अंदर, इवन आपका वीट की प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट कम होता जा रहा है। इसमें बेसिक इशू है ना कि हमारे यहाँ पे लैंड की तो है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड इस वक्त उसकी कमी है, इसलिए कि हमारे पास बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और हमारे पास अभी वहाँ तक पानी का एक्सेस नहीं है, और हम पानी के एक्सेस के लिए अगेन हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम वहाँ तक पानी लाए उससे हम उसको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकें। तो गंदम के दाने के अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो सारा का सारा उसके उस छिलके में है, जो कि हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। इसलिए और जब आप छिलके के साथ उसकी पूरी पिसाई करते हैं तो वो बेसिकली थोड़ा सा आटा लाल निकलता है। तो लोग कहते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, बाम दुनिया प्रोग्राम सीरीज़ का एक और प्रोग्राम आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसका टॉपिक है माइग्रेशन एंड फूड सिक्योरिटी। ज़ाहिर है माइग्रेशन ऐसा लफ्ज़ है जिसको अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो इसका मफ़हूम बनता है हिजरत। और फूड सिक्योरिटी यकीनन आप जानते हैं कि खुराक का मौजूद होना यकीनन तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्हीं टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे और इस पे क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ आज के मेहमान हैं इकराम मोहम्मद, डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट। जानी पहचानी शख्सियत हैं, यकीनन हम सब का ताल्लुक़ इनसे इन वन और द अदर वे हो जाता है। और मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अमजद, रिसर्चर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं आता हूँ अमजद साहब आपकी तरफ। ज़रा वजाहत तो करें ना कि ये बुनियादी तौर पर माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी को हम कैसे समझाएं लोगों को। अच्छा, थैंक यू शबीर साहब। देखिए, माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी आल तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इस पे इतना काम नहीं हुआ, या ये टर्मिनोलॉजीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए न्यू है। लेकिन जब हम एम्पेरिकल स्टडीज़ देखते हैं या लिटरेचर देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे रीजन, स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स या इवन प्लेन रीजन्स पे भी इस पे बड़ा काम हुआ है। अब माइग्रेशन में की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट रीजंस ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग इसलिए चले जाते हैं, उनके लिए अपने इलाके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी का ना होना, अच्छी एजुकेशन का ना होना। तो वो बहुत सारे इस तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने विलेज या गांव को छोड़ के दूसरे एरिया सिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड हमेशा से ज़्यादा रहा है। और उसकी पीछे बुनियादी वजह भी यही है कि रूरल सेटिंग के अंदर वो बेसिक फैसिलिटीज़ का ना होना, जिसकी वजह से लोग अर्बन सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। अब इसको अगर हम रिलेट कर दें फूड सिक्योरिटी के साथ, तो फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा कि फूड सिक्योरिटी अगर हम आसान अल्फाज में इसको डिफ़ाइन कर लें तो इसके जो डिफरेंट इसके स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि फूड सिक्योरिटी हम उस सिचुएशन को कहेंगे जिसमें लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी का होना, और उस अवेलेबिलिटी के बाद उसको वो स्टेबिलिटी भी उनके अंदर उस फूड के अंदर होना, और फिर उसके बाद हम कितना लोगों को एक्सेस भी उस तक हो जाना, लोग उसको एक्सेस भी उनका उस तक पहुंच जाए, और एक्सेस के बाद फिर लोग उसको यूटिलाइज़ भी कर सके फूड को, और वो फूड भी बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड के संग हम ले लेते हैं। अब ये जो दोनों का लिंकेज है बेसिकली माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी का, इसके बीच में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस के चैनल के थ्रू हम बेसिकली माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी का रिलेशन हम चेक कर सकते हैं। अब चूँकि बहुत सारे लोग ऐसा हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जीबी में ऐसा है कि लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ में जाके इवन बाहर की कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद वो
एक सर्टेन अमाउंट अपनी इनकम में से वो अपने जो घर है बैग अपने ओरिजिन में वो बेचते रहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी में भी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है या एनुअली हो सकती है। अब वो रेमिटेंसेस का हमने एक स्टडी किया हुआ था लास्ट ईयर। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि उन रेमिटेंसेस का हाउस होल्ड के फूड सिक्योरिटी के एक्सप्लेनेशन में कितना रोल है, क्या उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है, उस पर हमने बेसिकली एक देखी हुई थी रिलेशनशिप। और हमारी स्टडी बेसिकली ये थी कि देखिए रेमिटेंसेस हाउस होल्ड की फूड सिक्योरिटी की एक्सप्लेनेशन में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपके पास इनफ इनकम होगा तो आपको फूड की अवेलेबिलिटी अगर है तो फिर आपको एक्सेस भी इजी बना लेती, फिर आप उसको परचेज़ भी कर लेते और उस न्यूट्रिशियस फूड को आप कंज्यूम भी कर लेंगे। तो उसमें फिर ये बात भी सामने आए कि जो रेमिटेंसेस आ जाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी एक बहुत मैटर करती है। लाइक अगर आप एक बंदा अगर वो हर महीने में रेमिटेंस भेजता है हाउस होल्ड, उन हाउस होल्ड की फूड सिक्योरिटी की कंडीशन बेहतर थी उन हाउस होल्ड से जहाँ पे फ्रिक्वेंसी कंपेरेटिवली लॉन्गर में थी। फॉर एग्जांपल वो 3 मंथ्स या 1 साल के बाद अगर वो रेमिटेंस भेजते हैं तो उन हाउस होल्ड की निस्बत। तो ये कुछ बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद हम ये बात उसमें इंटरेस्टिंग सामने आई कि बहुत सारे लोग वो ये फील कर लेते हैं कि लाइक वो माइग्रेंट से वो वहाँ पे जाके जॉब भी करते हैं, पैसे भी भेजते हैं, लेकिन अगेन वो स्टिल ये फील करते हैं यार अगर हमें अपनी इलाके के अंदर ही अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, हमें ये इकनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ वो मिल जाए तो हम वापस चले जाएंगे और हमने जो स्किल या जो नॉलेज यहाँ पे गेन की हुई है तो हम अपने इलाके में जाके उसको कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में जो पॉपुलेशन हमारी है इसमें माइग्रेशन कितनी परसेंट, कोई हमारे पास अंदाज़ा है? जो लोग माइग्रेशन करते हैं तो क्या इससे फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा पड़ता है? उनके ऊपर तो अच्छा पड़ता होगा ना जो माइग्रेट करके जाते हैं। क्या आपकी फाइंडिंग्स एक्चुअली है? देखिए इस तरह एग्जैक्टली कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की स्टडीज हुई नहीं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितना पोर्शन माइग्रेशन पे चले जाते हैं, या ऑन एवरेज अगर हम देख लें कि तो ऑन एवरेज हर हाउस होल्ड से एक कितना बंदा, 1 या 2 बंदे चले जाते हैं। इस पर कोई एम्पेरिकली कोई थारोल स्टडी हुई नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम ये देखना माइग्रेशन की वजह से क्या फूड सिक्योरिटी हमेशा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, ये बेसिकली एक एम्पेरिकल क्वेश्चन है जिसको फर्दर इवन स्टडी की नीड है। इसलिए कि जब माइग्रेशन करते हैं तो एक साइड को हम देखते हैं ठीक है इसका फूड सिक्योरिटी पे तो इम्पैक्ट आया, लेकिन अदर वे ये हो सकता है कि जब आपके कंट्री या रीजन से बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स बन के चले जाते हैं तो फिर आपके उस पर्टिकुलर रीजन या कंट्री में लेबर फोर्स कम रह जाते हैं। जब लेबर फोर्स कम रह जाएंगे तो आपके एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, स्किलफुल लोग नहीं होंगे, तो वो नई टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक साइड ये भी है कि उसके मतलब ट्रेड ऑफ ये हो सकती है कि वहाँ पे अच्छे लोगों का ना मिलना या लेबर फोर्स में कमी होने की वजह से आपके फूड सिक्योरिटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब ये बेसिकली चूँकि उस तरह की स्टडीज़ अभी हुई नहीं है और हमारी स्टडी का भी बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन यही था कि सिर्फ क्या रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी है या नहीं, सिर्फ हम उस। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इकराम साहब, ये जो हमारे यहाँ से बड़ी माइग्रेशन तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर सिर्फ मैं इसको इस हिसाब से देखूँ कि सर्दियों में तकरीबन जो हमें एक रफ फिगर मिलता है 7-8 लाख लोग गिलगित बल्तिस्तान से जो भी अफोर्ड कर सकता है हिजरत करके चला जाता है जी प्लेन्स की तरफ। कराची उसमें टॉप के ऊपर है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर? फ़र्क तो यकीनन पड़ता है। तो इसको फिर क्या कैसे ओवरकम किया जा सकता है? कुछ है हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी? शब्बीर मीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और IBEX नेटवर्क का आप लोगों ने हमें बुलाया एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना एक क्वेश्चन है और एक चैलेंज है। एग्जैक्टली। और स्पेशली जो आज आप लोगों ने फोकस रखा है माइग्रेशन और प्लस फूड सिक्योरिटी के हवाले से, मेरी नज़र में डॉक्टर साहब ने तो डिटेल में इसके ऊपर बात की है, मैं चूँकि उस हवाले से तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसमें माइग्रेशन जो है ना बेसिकली 2 किस्म की होती हैं। एक तो ये होता है टेम्प्रेरी माइग्रेशन और दूसरे परमानेंट माइग्रेशन की बात हो रही है। नो डाउट जो है अगर हम जीवी की बात कर लें तो सर्दी में आप देखें तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं डाउन कंट्री, लेकिन एट द सेम टाइम फिर गर्मी में आप देखें तो पूरी दुनिया जीवी आती है। बिल्कुल। तो पैरेलल सीज़न टू सीज़न इसका माइग्रेशन का एक डिफरेंट वेव आता है फिर जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम फूड सिक्योरिटी जो है ना, नो डाउट न सिर्फ हमारे कंट्री का पूरी दुनिया में क्वेश्चन है। अब फूड सिक्योरिटी में यहाँ सिर्फ एक जो है ना वीट फ्लावर या वीट की बात नहीं होती है, यहाँ एक बैलेंस डाइट देने की बात हो रही होती है जिसमें वेजिटेबल्स की बात है, फ्रूट्स की बात है, पल्सेस की बात है, ये तमाम चीज़ें और प्रॉपर जो है ना पब्लिक को न्यूट्रिएंट्स मिलने वाली बात हो रही होती है।
तो इसमें सर्दियों की बात कर लें तो आप देखें कि प्रोडक्शन तो नो डाउट एग्रीकल्चर में तो यहाँ जीवी में कुछ होता ही नहीं है, और 100% डिपेंडेंसी होती है डाउन कंट्री से आए हुए तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर। और ओवरऑल ट्रेंड भी अगर आप देख लें पूरे जीवी के अंदर, इवन आपका वीट की प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट कम होता जा रहा है। ठीक है, लोग जो है ना कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए हैं, प्रोडक्शन कम से कम होती जा रही है। अल्टीमेटली उसका असर तो होता है न्यूट्रिशन के ऊपर, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, और उसका असर क्या हो रहा है आजकल जीवी के अंदर आप देखें, बच्चों में स्टंटिंग है, यानी वज़न में कमी होना, कद में छोटा होना, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि हम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली जो ना ले नहीं रहे हैं। हम अपने बच्चों को आप देखें, ईटिंग हैबिट्स हमारे बच्चों के चेंज हो गए हैं। ठीक है, फ्रूट्स लेते नहीं हैं, वेजिटेबल्स लेते नहीं हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से ये जो है ना इश्यूज आ रहे हैं, और उसका असर अल्टीमेटली वेस्टेज की तरफ जा रहा है। हमारा बहुत सारा फ्रूट ज़ाया हो रहा है, आपकी वेजिटेबल्स ज़ाया हो रही हैं, तो अल्टीमेटली ये जाके फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाएगा। सही। आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे कोई इस तरह की पॉलिसी कहीं बन सकती है कि जो हमारा मैन पावर है जो माइग्रेशन की में चला जाता है किसी न किसी तरह पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, या कुछ सर्दियाँ गुजारने के लिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा इस पर यकीनन। जैसे अगर फ्रूट की हम बात करें, खुबानी, सेब वगैरह, ज़ाहिर लोग नहीं होंगे तो वो घर के अंदर उसी तरह उसके ऊपर काम नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर बूढ़े वालिदैन नहीं कर सकेंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए ये ब्रॉडर लेवल के ऊपर अगर आपके पास, आपके नॉलेज में है कोई इस तरह का काम हो रहा है या होने जा रहा है मुस्तकबिल में, नई गवर्नमेंट है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए जीबी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, जिसमें वीट प्रोडक्शन के इंक्रीज़ के लिए काम हो रहा है। उसमें आप देखें ETI का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है जिसमें वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं जीबी के अंदर, उसमें बड़ा काम हो रहा है। उसी तरह सर आप देख लें तो फ्रूट की प्रोडक्शन के ऊपर काम हो रहा है, वेजिटेबल्स के डिफरेंट आपके जो है ना स्पीशीज़ लाने के लिए काम हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए काम हो रहा है, और इसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर जीबी गवर्नमेंट काम कर रही है। सही। और जहाँ तक फोर्टिफिकेशन, जहाँ ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके लिए फूड डिपार्टमेंट अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। ठीक है, उसमें जहाँ डिफिशियंसीज हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसको मीट करने के लिए अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम और DFID के ताउन से। वो प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में है, और ये 3-4 साल का प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के तहत जो इस तरह की डिफिशियंसीज हैं उसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट काम करेगा। का है ये फिलहाल 10 मिलियन का है। अच्छा। और इंशाल्लाह शायद इसको आगे बढ़ाएंगे, इसकी उस आउटपुट को देखते हुए इंशाल्लाह, और ज़रूरत के मद्देनज़र इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने 2 रिसर्चेज जो हमारे नॉलेज में आपने की हैं माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी के हवाले से, क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं, कोई कंक्रीट 1, 2, 3, 4? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पहली जो स्टडी थी बेसिकली वो माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी के हवाले से थी कि क्या माइग्रेशन की वजह से, जिस तरह मैंने पहले बताया कि फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट और किन एरियाज़ के अंदर आपने की थी? बेसिकली हमने 9 विलेजेस लिए हुए थे, जिसके अंदर गुजाल के अंदर शिमशाल, चुपचुपुरसन और मिस्कर वो लिया हुआ था, और इसी तरह हुंजा के अंदर हमने लिए थे अहमदाबाद, हुसैनाबाद, और नगर से हमने सुमेर लिया था। फिर गज़र से हमने 3 विलेजेस लिए थे जिसमें दरकुत और हुंदुर और थुई। ये 9 विलेजेस में बेसिकली हमने हाउस होल्ड सर्वे किया था, जिसके अंदर हमने, हमारा बेसिक रिसर्च क्वेश्चन ये था कि हर हाउस होल्ड में ऑन एवरेज कितने माइग्रेंट्स है और वहाँ का फूड स्टाइल कैसा है, फिर वो रेमिटेंसेस क्या वो बेचते हैं, अगर बेचते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेस कितनी है, और फिर वो रेमिटेंसेस की यूटिलाइजेशन वो किस वे से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक रिसर्च क्वेश्चन हैं। तो इससे बेसिक हमारी फाइंडिंग्स ये आई थी कि जब माइग्रेंट्स अपनी रेमिटेंसेस बेच देते हैं तो वो अपने हाउस होल्ड की फूड सिक्योरिटी के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो उसको एक्सप्लेन करती है। लेकिन अदर साइड ये भी इस बात सामने आई कि माइग्रेशन की वजह से हमारे वहाँ पे लेबर फोर्स में एक सिग्निफिकेंट कमी आ जाती है, और स्पेशली वो लेबर फोर्स जो स्किलफुल होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं। और इससे ये बात भी हमने सामने लाई कि बहुत सारी ह्यूमन कैपिटल, हम जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं हमारे विलेज से। जब ब्रेन ड्रेन होती है तो आल्दो कि बहुत सारे हाउस होल्ड हमने ऐसे भी देखे जिनके पास आल्दो की वो रेमिटेंसेस एक सिग्निफिकेंट नंबर में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं कर पाते, इसलिए कि शायद वो अवेयरनेस नहीं है, या वो इवन न्यूट्रिशियस फूड इनटेक करने में, या
उनके पास वो टेक्निकल या हेल्थ वाइज वो चीज़ों के बारे में इतने अवेयरनेस नहीं, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क वहाँ पे सामने आया कि ठीक है रेमिटेंसेस तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हाउस होल्ड स्टिल वो इस चीज़ के अहल नहीं है कि वो उसको प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन कर लें। और फिर हमने ये चीज़ भी देखी, चूँकि माइग्रेशन होती है फिर रेमिटेंसेस भी आ जाते हैं, तो बहुत सारे हाउस होल्ड में भी हमने ये भी रिपोर्ट कर दी कि उन्होंने सेविंग्स अपनी इंक्रीज़ की हुई है, अपनी बहुत सारे एसेट्स बनाई हुई है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड से माइग्रेशन के हमारे सामने आई हुई है। ये पोस्ट कोविड के फैक्टर को भी आपने इसमें रखा था, क्योंकि इसमें माइग्रेशन गिलगित वापस हो गई ना, लोग जो ये दूसरी हमारी स्टडी थी ना, जो मैं भी उसकी तरफ आ रहा हूँ, तो दूसरी हमारी स्टडी इसी पे थी कि क्या कोविड पेंडेमिक की वजह से माइग्रेंट्स जो पहले गए हुए थे वो वापस आए हुए, अगर आए तो फिर उनके ख्याल में यहाँ उनके एडजस्टमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या उनको जॉब ऑपरेशन मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, और इसी तरह फिर वो क्या कांस्टेंट फेस करते हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए देख रहे होते हैं। ये बेसिक हमारा रिसर्च क्वेश्चन था, और ये स्टडी भी एग्जैक्टली मैंने इन्हीं 9 विलेजेस में किया हुआ था, ताकि ऑलरेडी हमारी बेस लाइन स्टडी हुई है, तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये वाली स्टडी भी करें और फिर हम ये देखने में हमें मिलेगा कि क्या बेसिकली इश्यूज़ है और कितने लोग आए हुए वापस। तो उसमें एक चीज़ ये भी सामने आया कि जितने भी लोग वापस आए हुए हैं वो एक तो ये पता चला कि बहुत सारे लोग, इवन हमारे जो पहले सैंपल थे वो उसमें से अराउंड 60% लोग वापस आए हुए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे आल्दो जो हमारे पहले के सैंपल में नहीं थे, लेकिन बाद में हमने उनसे भी इंटरव्यूज़ किए हुए, तो उनका भी यही कहना था कि देखिए कोविड-19 की वजह से उनकी जॉब्स चली गई है, अब वो यहाँ पे आए हुए, और अब वो यहाँ पे आके जो इश्यूज़ जब हमने उनसे पूछ लिया तो उनका ये कहना था कि हम बेसिकली मेजर इशू ये था कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और हम चूँकि वहाँ पे जॉब होल्डर्स थे और हमारे पास वो स्पेसिफिक स्किल भी थी, हम यहाँ पे इवन जॉब ढूंढते हैं लेकिन जॉब मिलती नहीं है, और जॉब ना मिलने की एक बेसिक रीज़न उन्होंने ये बताई कि जो हमारे स्किल है और जॉब की रिक्वायरमेंट वो बेसिकली मिसमैच करती है, और वो मिसमैच करना बेसिकली एक स्ट्रक्चरल, हम कहते हैं ना एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो इस वजह से लोग स्टिल वो एक यूँ समझ लीजिए थोड़े से मेंटली लाइक डिस्टर्ब भी है कि लोग वहाँ से भी जॉब चले गई अपनी रीजन में, उनकी उस लेवल की या उस जो स्किल से मैच कर जाए वो जॉब नहीं है, तो ये फिर थोड़ा सा उनके हाउस होल्ड बर्डन भी इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से लाइक वो अभी ढूंढ रहे हैं कि, और बहुत सारे माइग्रेंट्स का ये भी कहना था कि हम अभी सोच रहे हैं कि जो ये पेंडेमिक कवर हो जाए तो हम अपने जो पहले वाले जॉब तो चलेगी, लेकिन हम शायद कोई और जॉब ढूंढने के लिए किसी और कंट्री चले जाए या किसी और सिटी में चले जाए, तो ये कुछ बेसिक्स इनकी अंडरस्टैंडिंग की। सही। इकराम साहब, ये जो रिसर्च की फाइंडिंग्स बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कोई पॉलिसी बना रही होगी इन हिंड्रेंसेस को ओवरकम करने के लिए? आपके नॉलेज में है कोई? अभी रिसर्च आई डोंट नो कि किस लेवल पे शेयर हुआ है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इन्होंने जो रिसर्च किया है जीबी गवर्नमेंट के साथ उधर शेयर हुआ है नहीं हुआ है, अब वो अल्टीमेटली जब शेयर होगा तो उसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनती हैं, उसके ऊपर जो है ना डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है, फिर उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनती हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनती हैं। आई डोंट नो, ये डॉक्टर साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने ये जो रिसर्च की बात की है क्या जीबी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है या नहीं किया है, फिर उसके बाद फिर आगे जो है ना बात बढ़ सकती है। सही साहब। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को उसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए या लेजिस्लेशन की जैसे बात की, क्या रिकमेंडेशन? देखिए ये रिटर्न माइग्रेशन के जहाँ पे इशू ना बेसिकली ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये एक इशू चल रहा है कि जो किसी भी कंट्री में जब रिटर्नीज आ जाते हैं तो उनकी एडजस्टमेंट के लिए क्या करने चाहिए। तो उस स्टडी के अंदर हमने ये डायरेक्टर साहब ठीक बता रहे थे कि ये हम गवर्नमेंट से शेयर कर लेंगे, और उसमें बेसिक रिकमेंडेशन भी हमारी यही है कि जो रिटर्नीज आई हुई इनकी चूँकि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल जाए ताकि उनके स्किल से भी फ़ायदा उठा लिया जाए और उसको हम सस्टेनेबल बेसिस पे यहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन किया जाए। तो गवर्नमेंट का अगर कोई सपोर्ट इस तरह आ जाए जिसमें उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, मे बी वो सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट हो सकता है, कोई लोन, कोई ऐसा लोनिंग उनको कर ले, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दे दे, या उनकी जो स्किल है एक बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करके कि वो एक्चुअली चाहते क्या, वो किस किस्म के इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पैदा करना चाहता है, जिससे ये होगा कि ना उनको फ़ायदा होगा बल्कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनको भी एक इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, तो वो लोग भी वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बेसिक उसकी रिकमेंडेशन है। और इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें ना कि वो उनसे जब हमने ये भी पूछा कि आप माइग्रेशन आपने क्यों की हुई है, तो वो कुछ यही बता रहा था कि हमारी इवन बच्चों की स्कूलिंग, बहुत सारे लोग ऐसे जो बच्चों की भी लगे थे, बच्चों की स्कूलिंग यहाँ के बजाय सिटीज़ में बेहतर थी, हम इसलिए चले गए हैं, या वो ये कहते हैं हम अपनी करियर वाइज वहाँ पे बेहतर जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम उनसे क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ कर ले, यानी इंटरव्यूज़ कर ले, तो उनका ये भी कहना था कि जीबी में इस वक्त इनकम अपॉर्चुनिटीज़
कुछ बेहतर होती हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह टूरिज़म सेक्टर हमारा वो बूस्ट अप होती जा रही है, वो ग्रूम कर रही है, तो उनकी इंटेंशंस अगेन है कि वहाँ पे यहाँ पे वापस ये आ सकते हैं। और इनकी रिटेंशन के लिए स्टिल अगेन मतलब गवर्नमेंट को ये चाहे कि उनके लिए ऐसे कोई फैसिलिटीज़ दे दे, चाहे वो क्रेडिट का फॉर्म है, लोनिंग दे दे, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना ले जिसमें उनके स्किल से भरपूर फ़ायदा उठा के उनको एडजस्ट किया जा सके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। इकराम साहब, अगर गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के हवाले से पॉलिसीज़ बनाना चाहे तो आपके ख्याल में क्या क्या चैलेंजेस पेश आ सकती हैं? चैलेंजेस तो खैर एज सच गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसीज़ बना ले तो चैलेंज को तो एड्रेस किया जा सकता है, नो डाउट। वक्ती तौर पे जीबी का एक बड़ा इशू आपको पता है कि वीट एलोकेशन जो जीबी का है सबसे बड़ा एक इशू है, और प्योरली डिपेंडेंसी है जो सब्सिडाइज वीट है। इस वक्त एलोकेशन एक बड़ा इशू है, जीबी के लिए एलोकेशन बहुत बड़ा इशू है, कम है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एलोकेशन उतनी है नहीं, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। चैलेंज ये आ सकता है कि अगर एलोकेशन ना बढ़ाई जाए तो नो डाउट कि जी फूड इनसिक्योरिटी फ्यूचर के अंदर आ सकता है, लेकिन इसलिए कि अल्टीमेटली मार्केट का जो फ्लोर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। और आपको पता है सब्सिडाइज वीट और जो दूसरा जो वीट है आटा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्टीमेटली जो कोविड पेंडेमिक की वजह से जो सूरत हाल है, ओवरऑल जो जीबी का इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस हिसाब से देखें तो जीबी के अंदर ज़्यादातर जो आबादी है वो इस काबिल नहीं है कि वो मार्केट से जो है ना फ्लोर उठा के जो है ना उसकी अपना गुजर बसर कर सकें। ये जो सब्सिडाइज वीट आता है इकराम साहब, इसमें इसकी क्वालिटी में और जो बाकी बाहर मार्केट में मिलता है इसमें फ़र्क होता है कोई ख़ास? एग्जैक्टली, थोड़ा सा फ़र्क होता है, चूँकि जो आटे की प्रोडक्शन है वो 3 डिफरेंट जो है ना उसमें कैटेगरीज़ में होता है। ठीक है। अब अल्टीमेटली कैटेगरी वाइज क्वालिटी में फ़र्क आता है। जो ओपन मार्केट में जो आटा आता है उसको फाइन आटा कहते हैं। जी जी जी। ठीक है, दानेदार फाइन दानेदार आटा आता है, और वो ये समझ लें कि 100 केजी के बोरी से 30 केजी आटा निकलता है। अच्छा। बाकी सारा जो नॉर्मली चोकर वगैरह कहते हैं लोग, उसमें चला जाता है, या उसमें से कुछ और प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसमें मैदा है, सूजी है, तो फाइन जो ना 30-40 केजी मैक्सिमम निकलता। अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी बहुत मुख्तलिफ होगी। ठीक है, उसके बाद फिर उससे ऊपर एक और क्वालिटी होती है, सुपर कहते हैं। ठीक है, जिसमें फिर जो उसका छिलका है वो थोड़ा सा कम निकाला जाता है, वो भी उसमें मिक़दार पे डिपेंड करता है, 10% 20%। तो जितने ज़्यादा निकालेंगे उतना ही आटा सफ़ेद होगा। ठीक है, तो लोग उस हिसाब से। फिर दूसरा होता है हमारा होल मिल आटा, जिसमें जो चक्की का आटा नॉर्मली कहते हैं, जो गंदम के पूरा दाना उसी तरह से पीसा जाता है। सही। और हमारे लोगों को ये शऊर नहीं है, लोग सफ़ेद आटे को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि वो सेहत के लिए मुज़िर है। हाँ बिल्कुल, हम तो सफ़ेद। तो चूँकि गंदम के दाने के अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो सारा का सारा उसके उस छिलके में है, जो कि हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। इसलिए और जब आप छिलके के साथ उसकी पूरी पिसाई करते हैं तो वो बेसिकली थोड़ा सा आटा लाल निकलता है। तो लोग कहते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब है, चूँकि जब आप मैदे के साथ उसको कंपेयर करेंगे, फाइन दानेदार के साथ आप कंपेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली क्वालिटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है इकराम साहब, ये भी बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान को कोटा में कितना गंदम इस वक्त आज की तारीख तक हमें मिलता है, जो हमारा कोटा है? इस वक्त जो है हमारी जीबी की एनुअल एलोकेशन 1.5 लाख मेट्रिक टन है, और जिसको हम नॉर्मली 15 लाख बोरी कहते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसमें 1 लाख बोरी बढ़ाने का, तो होपफुली उसमें से हमें 1 लाख बोरी जो मिली थी वो एडवांस में ही मिल गई थी इस साल नवंबर में। तो नेक्स्ट ईयर से होपफुली हमारा लोकेशन 16 लाख बोरी होगी, लेकिन उसके ऊपर भी चूँकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे कुछ ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट गई है, और इसके ऊपर हमारी नई गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे मिनिस्टर साहब अभी स्पेशली फिर गवर्नमेंट से इस हवाले में मिलने जा रहे हैं, तो हमें उम्मीदें हैं कि एलोकेशन में इजाफा हो। लेट्स होप। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम इसका एवरेज निकालें तो माउंटेन कम्युनिटीज़ कितना % बनती हैं पाकिस्तान के अंदर? कितना कोई रेशो हमारे पास है? या गिलगित बल्तिस्तान में अगर दूसरे अल्फाज में जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है वो कितनी बनती है? एग्रीकल्चर लैंड मेरे ख्याल में जीबी में तो इवन लेस देन 2% है, कहते हैं ना कि वो एग्रीकल्चर लैंड हमारे उसमें है। अब इसमें बेसिक इशू है ना कि हमारे यहाँ पे लैंड की तो है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड इस वक्त उसकी कमी है, इसलिए कि हमारे पास बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। और हमारे पास अभी वहाँ तक पानी का एक्सेस नहीं है, और हम पानी के एक्सेस के लिए अगेन हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम वहाँ तक पानी लाए उससे हम उसको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन ये एक बेसिक इशू है। और साथ साथ ये कि जो हमारे पास अवेलेबल एग्रीकल्चर लैंड है, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि टूरिज़म की इंक्रीज़ होने की वजह से उसको लोग फिर एक कमर्शियल उसकी तरफ लेके चले जा रहे हैं। लाइक एग्रीकल्चर से निकल के लोग अभी क्या करें, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे, होटल कंस्ट्रक्ट कर रहे, गेस्ट हाउसेस बना रहे। तो उससे फिर अगेन हमारे एक ये डिसएडवांटेज है कि हमारी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जिसको हम पैदा कर सकते हैं और हमारे पास वो कैपेसिटी या पोटेंशियल भी है, लेकिन उससे भी मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि उससे भी हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। इसलिए कि हम टिपिकली सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है, और सर्विस सेक्टर की तरफ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना और उसको सीजनल वाइज क्योंकि हमारे यहाँ पे होती है बिज़नेस, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करके अगर हम सस्टेनेबल वे में उसको लेके जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर एरिया बने के बजाय कि हम बग़ैर कोई सोचे समझे कंस्ट्रक्शन बनाते चले जा रहे हैं, जिससे हमारी नेचुरल लैंडस्केप भी चेंज हो रही है और कोई सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स भी हमें वहाँ से नहीं मिल पा रही। माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी का इशू गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का है। इस हवाले से इस रिमोट में एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, उनके पास डेटा है, उनकी रिसर्च है। इस हवाले से हम राय जानते हैं इस रिमोट के एक्सपर्ट से। गिलगित बल्तिस्तान में बैरून इलाका यानी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाने और बैरून मुल्क जाने की शरह बहुत ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, साइंसी अंदाजे के मुताबिक 40% घराने ऐसे हैं गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ से एक फ़र्द या एक से ज़्यादा अफराद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में या बैरून मुल्क जा चुके हैं। और कई जगहों से तो ऐसी एविडेंसेस भी मिली हैं, लोग मुस्तकिल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर नकल मकानी किया है उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से। इसकी वजह से ज़राअत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि नौजवान तबका ख़ास तौर पर मर्द हजरात वो दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर जाते हैं या ज़राए आमदन के लिए चले जाते हैं, और जो काम का ज़्यादा बोझ है ख़वातीन पे आ जाता है। ख़ास तौर पर जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं उनको घर के अमूर भी देखने पड़ते हैं, उनको ज़राअत भी देखना पड़ता है, छोटे छोटे दूसरे कारोबार भी देखने पड़ते हैं। कई दफ़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है ज़राअत और दूसरी सारी चीज़ों को एक साथ उनकी देखभाल करना। इस वजह से बहुत सारे इलाकों से गिलगित बल्तिस्तान से हमें ये एविडेंसेस मिली हैं, हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने देखा है कि वहाँ अब ज़राई ज़मीन को लोग तरक करना शुरू हो गए। तो हमें अब देखने इस बात की ज़रूरत है कि हम देखें कि ये जो बैरून मुल्क या बैरून इलाका लोग जा रहे हैं उनको मस्बत अंदाज में कैसे देखा जाए। मस्बत अंदाज में फ़र्ज़ करें जैसे माली तरसीलात वो वापस भेजते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। माली तरसीलात का तो सीधा सीधा है कि वो अपनी खुराक को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी बुनियादी ज़रूरियात को हसूल के लिए वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हुनर की शक्ल में भी वो तरसीलात वापस लाते हैं, जैसे जिन जगहों पे वो काम करते हैं बैरून मुल्क या दूसरे पाकिस्तानी इलाकों में, वहाँ कोई हुनर सीखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, जदीद ज़राअत सीखते हैं, वो ये टेक्नोलॉजी जदीद ज़राअत के लिए और गैर ज़रई शोबाजात के लिए जो भी हुनर और वो टेक्नोलॉजी वापस लेके आएंगे, वो उनका असासा है, वो मकामी तौर पर ज़राअत और दूसरे शोबाजात में वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कोई ऐसा शोबा का क़याम अमल में लाया जाए गिलगित बल्तिस्तान में, ताकि जो बाहर जाने वाले लोग हैं, बैरून इलाका है या बैरून मुल्क हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड आदाद शुमार रखे जाएँ और उन हुनर की भी सारी तफसीलात रखी जाएँ, ताकि जब ये लोग वापस आते हैं तो इन हुनर और सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। जैसे ये सीपेक एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, जब ये फ्यूचर में इंडस्ट्रियल जोन या एग्रीकल्चर जोन बनेंगे तो तब भी ये चांसेस हैं कि नौजवान तबका वापस आएगा। उस वक्त भी बहुत सारे वसाइल और मौके मिलेंगे नौजवान तबके को, तो जब वो अपना हुनर वापस लेके आएंगे वही हुनर यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस बात की भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना ज़रूरी है, जब नौजवान वापस आते हैं तो हो सकता है कई दफ़ा उनके पास माली वसाइल भी नहीं होते और ये तय है कि वो अपनी माली तरसीलात भेजते हैं, लेकिन जब वो वापस है ना कारोबार के लिए कई दफ़ा इतने वसाइल नहीं होते उनके पास। तो उस सूरत में भी गवर्नमेंट उनकी अमली तरबियत के साथ साथ उनको माली मुआवना जैसे आसान कर्जाजात की शक्ल में कर सकती है कि वो ज़राअत से मुंसलिक और गैर ज़रई शोबाजात से मुंसलिक वो अपने छोटे छोटे कारोबार को शुरू कर सकते हैं,
को शुरू कर सकें और जो मकामी इक़्तिसादियत है उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। तो हमारा अदारा बहुत अरसे से जो पहाड़ी ज़राअत है, जो पहाड़ी इलाकों की इक़्तिसादियत है, उस पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में हम भी भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। कैसे इन नौजवान तबके की मज़ीद अमली तरबियत क्या किया जा सकती है ताकि वो अमली तौर पर जो मकामी इक़्तिसादियत है उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी टेक्निकल इशू है, सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमने कोशिश की कि एक्सप्लेन आपको उस ज़बान में की जाए कि जिस पे आप समझ सकें, हम समझ सकें, ताकि इसके लिए जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी उसके अंदर हम अपना हिस्सा डाल सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि मुस्तकबिल हमारा खुशहाल हो। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।